हेलो एवरीवन। तो यूनिट 1 लेक्चर नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स के बारे में। और ये लेक्चर जो है वो इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। अब जितने भी लेक्चर आगे मिलेंगे आपको वो यूनिट सेकंड के होंगे। देखिए, आयनिक सॉलिड्स की सोलिबिलिटी को समझने के लिए आपको लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, पोलराइजेशन मतलब फैजान रूल आपसे बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। और ये आपके सिलेबस में भी हैं और इन पर हम सेपरेट वीडियोस बना भी चुके हैं। तो आप सबसे पहले इन वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए और याद कीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक सॉलिड्स की सोलिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि आयनिक सॉलिड्स की जो सोलिबिलिटी होती है वो किसी एक पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? तो ये सबसे पहले आप वीडियोस देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा और सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे अब सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, और ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे द सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स या आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन सेवरल पैरामीटर्स लाइक लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, पोलराइजेशन, पैकिंग पैटर्न, एंट्रोपी एटसेट्रा। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि आयनिक सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है सेवरल पैरामीटर्स पर, कई पैरामीटर्स पर, जैसे लैटिस एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, पोलराइजेशन और पैकिंग पैटर्न और एंट्रोपी आदि पर ये जो होती है आयनिक सॉलिड की सॉलिबिलिटी डिपेंड्स करती है। चलिए इतना नोट करो। देखिए अब आगे इस तरह से लिखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ ऑल आयनिक सॉलिड्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली बट कैन बी कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली। ये कह रहे हैं कि सभी आयनिक सॉलिड की सॉलिबिलिटी को हम थ्योरेटिकली जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए आगे लिखेंगे द फैक्टर्स मेंशन हेयर नाउ are not applicable for solubility of ionic solids, but sometimes thermodynamics factors have such as entropy, enthalpy, etc. also affect for solubility of ionic solids। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर फैक्टर मेंशन करे हैं, वो क्या है, एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं आयनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी को बताने के लिए। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थर्मोडायनेमिक्स फैक्टर भी लगाने होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फैक्टर के द्वारा हम उस आयनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी को बता सकते हैं। तो हम थर्मोडायनेमिक्स फैक्टर के द्वारा ही उस कंपाउंड्स की, उस आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी को बता पाएंगे। चलिए इतना नोट करो। चलिए अब फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, ये फैक्टर इफेक्टिंग समझिए आप आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी के। पहला है पोलराइजेशन। देखिए हमने फैजान रूल में पढ़ा है और आपको फैजान रूल पर अलग सेपरेट वीडियो दी हमने, और पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर पर आपको सेपरेट वीडियो दी। तो इसलिए आप पहले वो वीडियोस को देख कर आइए, उन पर नोट्स बनाइए, उन्हें समझ कर आइए, जब भी आप आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, या आप चैनल पर जाकर विजिट करें, वहाँ पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए हम क्या जानते हैं, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होंगे। क्लियर? जब कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होंगे तो अब क्या होगा? देखिए यहाँ पर मैंने दो केस लिखे हैं। पहला केस ये है इफ़ पोलर सोलवेंट, अगर आपके पास पोलर सोलवेंट है तो और कोवैलेंट करैक्टर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि पोलर सोलवेंट है तो उसे क्या चाहिए, पोलर सोल्यूट ही चाहिए, लेकिन कोवैलेंट करैक्टर क्या हो गए, बढ़ गए, तो अब सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पोलर सोलवेंट के अंदर। क्लियर? अगर हम बात करें यदि हमारे पास क्या हो, नॉन पोलर सोलवेंट हो, तब नॉन पोलर सोलवेंट है, अगर कोवैलेंट करैक्टर बढ़ रहे हैं तो सोलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बात याद रखनी है, अगर आपके पास पोलर सोलवेंट है और कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीज हो गए तो सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर आपके पास नॉन पोलर सोलवेंट है और कोवैलेंट करैक्टर जो है बढ़ रहे हैं तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें। क्लियर? जब भी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे जो मैंने आपके लिए रखे हैं।
चलिए अब केस फर्स्ट ले रहे हैं हम, जब हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। अब हमने जाना पोलर सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा, जरा पढ़ लेते हैं अभी से। हायर पोलराइजेशन विल कॉज लेस सोलिबिलिटी, ये हमने बताया था कि अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट है उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, तो सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सोलिबिलिटी घटेगी। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये है AgCl, CuCl एंड HgCl2 आर लेस सोलेबल इन वाटर बिकॉज Ag पॉजिटिव, Cu सिंगल पॉजिटिव, ये डबल पॉजिटिव नहीं होगा, Cu सिंगल पॉजिटिव। फिर देखिए आगे लिखा है एंड Hg डबल पॉजिटिव हैव स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, ये हम कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, जिसे मैंने आपको समझाया था फैजान रूल में, PNGC एंड पोसेसेस हाई पोलराइजिंग पावर। हमने कहा कि जो हमारे पास ये कैटायन है जो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन रख रहे हैं, इनके पास क्या है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। जब इनमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो ये एनायन को ज़्यादा पोलराइज कर पाएंगे, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। अब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गए तो वो पोलर सॉल्वेंट में उनकी सोलिबिलिटी डिक्रीजेज हो जाएगी। आइए अब इनसे रिलेटेड और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अब आपके सामने ये रखे हैं एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से समझेंगे। हम देख रहे हैं ये सिल्वर के हैलाइड हैं, क्लियर। और आप जो हैलाइड में डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपके पास F है, उसके बाद Cl है, फिर उसके बाद Br है, फिर उसके बाद क्या I है। हम जानते हैं जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो हैलाइड होते हैं उनका आयनिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटा आयन कौन है, F है, और सबसे बड़ा आयन कौन है, I है, क्लियर। I सबसे बड़ा आयन है। अब हम इनमें देखें सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, क्योंकि देखो Ag तो रखता ही है हाई पोलराइजिंग पावर, और उसको मिल जाए कौन, ऐसा एनायन जिसका साइज़ बड़ा हो। तो बड़ा साइज़ का एनायन और छोटे साइड का अगर कैटायन मिल जाते हैं तो वहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। तो Ag पॉजिटिव जो है वो I नेगेटिव को ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्टेड कर देगा, डिफॉर्म कर देगा, जिससे वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिल्वर के हैलाइड में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। अब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो पोलर सॉल्वेंट में इनकी सोलिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सोलेबल कौन होगा, AgF होगा, और सबसे कम कौन होगा, AgI होगा। क्यों, क्योंकि AgI में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हैं और AgF में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हैं, इसलिए ये आयनिक कैरेक्टर है तो पोलर सॉल्वेंट में ये आसानी से सोलेबल हो जाएगा, क्लियर। देखिए यही फैजान रूल आप जो है यहाँ पर अप्लाई करें, बिल्कुल सेम इसी तरह से, और यहाँ भी इस तरह से क्या करें, अप्लाई। तो तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए, फैजान रूल के अकॉर्डिंग हमने करे हैं ये, क्योंकि फैजान रूल क्या बताता है, किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरह से आते हैं। चलिए नोट कर लो। चलिए अब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट को ले रहे हैं। अब बहुत ध्यान समझेंगे कि हायर पोलराइजेशन विल कॉज मोर सोलिबिलिटी, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा सोलिबिलिटी यहाँ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होंगे बढ़ने से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलिबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेंगे जैसे रिलेटिवली नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे हमने ले लिया कौन, एसीटोन, क्लियर। अब इसमें सोलिबिलिटी का ऑर्डर देखें। अब बहुत ध्यान समझो भाई, आपके सामने जो हैं ये दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बहुत ध्यान समझेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास है NaCl और यहाँ हमारे पास है NaI। अब देखिए Na तो दोनों में सेम है Na, मगर यहाँ पर जो है एनायन कौन है आपके पास, I नेगेटिव, और कौन है, Cl नेगेटिव। तो इसमें किसका साइज बड़ा है, I नेगेटिव का, तो ये ज़्यादा क्या होगा, पोलराइज हो पाएगा। तो जब ज़्यादा पोलराइज हो पाएगा तो NaI में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे। जब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे तो ये एसीटोन में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। इसी तरह से देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, क्लियर। चलो इसे भी नोट कर लो। अब देखिए नंबर 2 हेडिंग है आपकी लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अब इनके द्वारा हम आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी को समझते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बात हुई, ये बात ये है कि लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है और सोल्वेशन एनर्जी उससे कम है। भाई लैटिस एनर्जी जो है सोल्वेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो क्या होगा, आयनिक सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। जो आयनिक सॉलिड होंगे वो सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे, मतलब सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर लैटिस एनर्जी लेस देन है सोल्वेशन एनर्जी के, कहने का मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू सोल्वेशन एनर्जी से कम है,
तो क्या होगा, तो ये होगा कि आयनिक सॉलिड जो हैं वो सॉल्वेंट में सोलेबल हो जाएंगे। ये दो केस आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं कि अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है सोल्वेशन एनर्जी से तो इनसोलेबल, और अगर लैटिस एनर्जी जो है कम है किससे, सोल्वेशन एनर्जी से, तो वो क्या होगा, सोलेबल होगा। देखिए इस बात को भी आप अच्छी तरह से याद करो, ये बात भी मैटर करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सोलवेंट में ही घुलेगा, अगर आपके पास नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर में ही घुलेगा। क्लियर, चलिए नोट कर लो इसे। चलिए अब आप हेडिंग डालिए, क्या डालनी है आपको, आयनिक साइज। और आयनिक साइज में आपको लिखना है लैटिस एनर्जी एंड सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन आयनिक साइज। क्लियर, क्या कह रहे हैं कि लैटिस एनर्जी हो, सोल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी हो, वो डिपेंड करती है आयनिक साइज पर। अब किस तरह डिपेंड करती है, देखिए दोनों का डिपेंड करने का तरीका अलग अलग है, वो भी आप खुद ब खुद समझ जाओगे जब वीडियो आगे देखोगे। देखिए यू और एल ई बोले तो लैटिस एनर्जी, और हम लैटिस एनर्जी को यू से भी डिनोट करते हैं। तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो कैटायन और एनायन, ये आर पॉजिटिव बोले तो कैटायन और आर नेगेटिव बोले तो एनायन, तो कैटायन और एनायन के सम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का जो सम होगा अगर इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी। क्लियर, क्या होगी, कम होगी। अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज है, लैटिस एनर्जी का मान बढ़ता है, तो इन दोनों का योग जो होगा, इन दोनों का सम जो होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। चलिए इतना नोट करो, आगे चलते हैं। तो देखिए ये वाली बात तो मैंने आपको समझाई दी है, इस तरह से आप नोट कर लें। अब चलें आगे। देखिए एस ई या एच ई, इसे एस ई बोले तो सोल्वेशन एनर्जी, एच ई बोले तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कैटायन और एनायन के। मगर कैटायन और एनायन की जो हाइड्रेशन होती है वो अलग अलग होती है, कैटायन की अलग और एनायन की अलग होती है। जबकि लैटिस एनर्जी में हमने देखा कि कैटायन और एनायन का सम, यहाँ पर कैटायन अलग और एनायन अलग, इन दोनों की हाइड्रेशन क्या होगी, अलग अलग होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए और ये देखिए, चलो नोट कर लो इसे। क्लियर, अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहले आप इस बात को समझ लीजिए जो आपके सामने है। देखिए ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए ये है कैटायन और ये कौन है, एनायन है। यहाँ पर लिखा है कि एनायन जो है वो कैटायन से बहुत बड़ा है, कैटायन जो है यहाँ पर बहुत छोटा है और एनायन जो है वो कैटायन से बहुत बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ से पहला केस निकल के क्या आता है, जो आपको लैटिस एनर्जी के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है कि कैटायन और एनायन का जो सम होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, एनायन के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने कैटायन यहाँ पर बहुत छोटा लिया है और एनायन जो है यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो इनका सम जो होगा वो एनायन के लगभग बराबर होगा। तो देखिए लैटिस एनर्जी के बारे में हम ये बात जानते हैं, लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा क्योंकि लैटिस एनर्जी अब किस पर डोमिनेट करेगी, वो करेगी एनायन पर, क्योंकि एनायन का साइज़ यहाँ पर क्या बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में, कैटायन की तुलना में। कैटायन जो बहुत छोटा है तो हम यहाँ पर कैटायन को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो आपको याद रखना है। अब इस बात से क्या निकल कर आएगा, इस बात से निकल कर ये आएगा कि अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो एनायन क्या होगा, छोटा होगा। अगर एनायन का साइज़ बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखिए लैटिस एनर्जी के बारे में हम क्या जानते हैं कि लैटिस एनर्जी जो होती है वो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। चलिए इतनी बात नोट कर लो, इन सब बातों को ध्यान में रखना, अभी क्वेश्चंस करेंगे बहुत ढेर सारे। देखिए जो अभी हमने ऊपर सीखा वही हमने यहाँ नीचे लिखा है, ध्यान से समझो। इफ साइज ऑफ एनायन is large then lattice energy of ionic solid is less so solubility will increase। मतलब ये हुआ कि जो एनायन है उसका साइज़ जो है कैसा है, लार्ज है, ज़्यादा है, तो लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू होगी, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड, मतलब आयनिक सॉलिड की जो लैटिस एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो जब लैटिस एनर्जी लेस होगी तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जानते हैं लैटिस एनर्जी जो है वो सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए जो हमारा सेकंड केस है ये वाला, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 1/r नेगेटिव बोले तो एनायन की जो रेडियस है उसको नेग्लिजिबल कर रहे हैं।
ये बात है आपकी सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड है। तो देखिए अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो कैटायन और एनायन की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने कैटायन की वैल्यू बहुत छोटी ली, सही है, कैटायन की वैल्यू हमने क्या ली थी, बहुत छोटी ली थी, और एनायन की वैल्यू क्या है हमारे पास, बहुत बड़ी है। तो देखिए जो 1 में चीज़ होगी उसकी अगर बड़ी वैल्यू है तो उसका आंसर क्या बहुत छोटा होगा, और जो छोटी वैल्यू होगी उसका आंसर क्या बड़ा होगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ, जैसे मैं कहूँगा भाई 1/100 इसका आंसर कितना होगा, और 1/1 का आंसर क्या होगा। चलो तो जाहिर सी बात है इसका जो वैल्यू आएगी बहुत छोटी आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी तुलना में बड़ी होगी। इसीलिए अगर हमने कैटायन को बहुत छोटा लिया है तो यहाँ पर कैटायन एनायन की तुलना में डोमिनेट होगा। बात समझ में आई नहीं आई। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि लैटिस एनर्जी की में जो स्मॉल कैटायन है वो तो नेग्लिजिबल ही समझो, उसका वहाँ पर कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन सोल्वेशन एनर्जी में स्मॉल कैटायन जो होता है वो डोमिनेट होता है और अच्छा रोल प्ले करता है। ये बात याद रखनी है। बात क्या निकल के आएगी भाई, बात अब ये बन जाएगी कि क्या बात बन जाएगी, देखो सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कैटायन के इन्वर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कैटायन का साइज जितना छोटा होगा सोल्वेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगी। अभी हमने सीखा था और मैंने देखो नीचे भी लिखा है यही बात। देखिए सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सोलिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जो बात हमने ऊपर सीखी है वही नीचे लिखी है। इफ़ साइज ऑफ कैटायन इज़ टू स्मॉल, यदि कैटायन का साइज बहुत छोटा है तब सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी ऑफ सॉल्वेंट इज़ मोर, तो सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए सोलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए इसे नोट करो। देखिए आप इसे भी बहुत अच्छी तरह से याद रखें, इसके द्वारा भी हमें आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी को बताने में बहुत हेल्प मिलेगी। सही है, हम कंपेयर कर पाएंगे दो कंपाउंड्स में कि भाई किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है किसकी सोलिबिलिटी कम है। ये क्या बात है समझ लेते हैं। देखिए डिफरेंस इन रेडियाई, अगर कैटायन और एनायन के बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा है, उनमें रेडियाई डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो सोलिबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, मतलब वहाँ पर लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होगी। क्लियर, डिफरेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी जिससे सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर। देखिए जितनी बातें अभी हमने सीखी हैं, पोलराइजेशन की बात करें, लैटिस एनर्जी या सोल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, और डिफरेंस इन रेडियाई जो मैंने अभी बताया आपको इसकी बात करें, इन सभी बातों को आप अपने ध्यान में रखें। और हम अब क्वेश्चंस को ले रहे हैं। अब आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा पैरामीटर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, और अगर आप इसको पहचान जाओगे तो आप आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी को बता पाओगे। चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सोलिबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर लिख रहा है आपके पास। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हो ये लिथियम के हैलाइड हैं, और लिथियम के हैलाइड हैं, और आप देख रहे हो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं, तो सोलिबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। अब सोलिबिलिटी इंक्रीज़ क्यों कर रही है, क्योंकि देखो अगर हम देखें लिथियम और आयोडीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। क्लियर। और हम देखें लिथियम और फ्लोराइड के बीच में क्या डिस्टेंस कम है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनके मतलब लिथियम और हैलाइड के बिटवीन डिस्टेंस क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जब डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी तो उनकी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। जब हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो आपको याद रखना है कि लिथियम के जो हैलाइड होते हैं वो डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। देखिए इसी तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल देखें, और इसी तरह से बिल्कुल सेम ये वाला ही एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पल को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखो नीचे वाला एग्जाम्पल, बहुत ध्यान समझो भाई। यहाँ पर आपके पास सीजियम है और यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन है, तो सीजियम का साइज़ क्या है, बड़ा है, और फ्लोरीन का साइज़ क्या है, छोटा है, तो इनमें डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर तुम देखो सीजियम और आयोडीन दोनों बड़े बड़े साइज़ हैं, तो इनमें डिस्टेंस क्या है, कम है। तो बस आपको बात यही याद रखनी है कि अगर जहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है वहाँ लैटिस एनर्जी का मान कम हो जाएगा। क्लियर। जब लैटिस एनर्जी का मान कम हो जाएगा तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बस आपको याद रखना है कि सीजियम के जो हैलाइड हैं वो डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी। क्लियर। सोलिबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पर सीजियम हैलाइड की डिक्रीज़ होगी। देखिए ये कौन है, ये हैं आपके ग्रुप 2
एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो ये कौन है हमारे ग्रुप फर्स्ट, एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, तो इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी हाइड्रोक्साइड की, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अब देखिए आपके पास ये सल्फेट है। अब आप देखिए ग्रुप सेकंड में जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि सल्फेट की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब इस डिक्रीज होने का कारण क्या है, आप इस तरह से याद रखें कि देखिए ये है आपके पास बेरिलियम। अब बेरिलियम का साइज़ क्या है, छोटा। जब आपके पास कैटायन छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस तो इसीलिए ग्रुप में आप जैसे ही अप टू डाउन जाएंगे तो ग्रुप सेकंड के जो कैटायन हैं उनका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती चली जाएगी और सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए यही रीज़न आप यहाँ पर लगाइए, भाई लिथियम स्मॉल साइज का कैटायन है और जो आपके पास है परक्लोरेट ये बड़ा एनायन है, तो कैटायन छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए परक्लोरेट की सोल्युबिलिटी भी ग्रुप फर्स्ट में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीजेज होती है। देखो बिल्कुल सेम यही एग्जांपल इसी तरह से है, ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट की भी डाउन द ग्रुप जाने पर सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेज होगी। क्लियर। अब देखो ये कौन है, क्रोमेट है। अब क्रोमेट भी डाउन द ग्रुप जाने पर सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इनका कारण यही है, देखो ये जो है छोटे कैटायन है, छोटे कैटायन होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे देखो यहाँ पर कौन था, लिथियम था, ये भी छोटा कैटायन था, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, ज़्यादा हुई। तो इसी तरह से देखो यहाँ भी कौन, लिथियम आयन था। अब देखिए सेम ये भी एग्जांपल है आपके ग्रुप सेकंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट हैं, तो नाइट्रेट का भी आपको वही रीज़न देना है, यहाँ पर कैटायन जो है आपके पास स्मॉल साइज़ का है। क्लियर। देखिए अब ये आपके ग्रुप सेकंड के आ गए कौन, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का भी आपको ही रीज़न देना है, कैटायन जो है उसका साइज़ जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीजेज होती चली जाएगी। देखिए इन्हें आप इस तरह से याद रखें कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पर किसकी सोल्युबिलिटी बढ़ रही है और किसकी सोल्युबिलिटी घट रही है। जैसे देखो परक्लोरेट है, इनकी डाउन द ग्रुप जाने पर सोल्युबिलिटी क्या हो रही थी, घट रही थी ग्रुप फर्स्ट में। इसी तरह से नाइट्रेट की है वो भी क्या हो रही है, घट रही है। और हम बात करें क्रोमेट, देखो उनकी भी घट रही है। क्लियर। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ग्रुप जो है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का, उसमें देखें कार्बोनेट की भी डाउन द ग्रुप जाने पर सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए इन बातों को भी आप याद रखो। देखो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आयनिक करैक्टर ही बढ़ेंगे, आयनिक करैक्टर बढ़ेंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब ये तीनों बातें जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अगर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वहाँ पर आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं और वहाँ पर सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और देखो कोवैलेंट करैक्टर के लिए ये बातें क्या होंगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर। चलिए अब एक्सेप्शन देख लेते हैं सोल्युबिलिटी के। देखिए अब इस तरह से हेडिंग डालें, ये कुछ सोल्युबिलिटी के एक्सेप्शन हैं जो हमें सीखने हैं। अब जरा देखो ये आपके सामने पहला एग्जांपल है। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर बेरिलियम के हैलाइड देख रहे हो और आप देख रहे हो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन तरफ जा रहे हैं, तो बेरिलियम के हैलाइड की सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीजेज हो रही है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर आप फैजान रूल लगा लो और आपको ये सब समझ में आ जाएगा। वो कैसे, देखो इसे समझिए आप। यहाँ पर कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा हैं। कैसे, देखो बेरिलियम का साइज़ क्या है, छोटा है, और जबकि आयोडाइड का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो बेरिलियम होगा वो आयोडाइड को ज़्यादा पोलराइज करेगा तो कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीज़ हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर क्या होंगे, आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ होंगे। तो जो आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ होंगे तो इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और जबकि इसकी सोल्युबिलिटी घट जाएगी। तो आपको बस यहाँ पर ये बात याद रखनी है। इसी तरह से देखिए सेम बिल्कुल ये बात है। चलिए दोनों एग्जाम्पल उतार लीजिए। अब देखो ये है आपके ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट और डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप, सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसे आप क्या समझाओगे, देखो इसे इस तरह समझाइए कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट के जो ये मेटल्स हैं इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे कार्बोनेट के साथ उनमें थर्मल स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। थर्मल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इसलिए इनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रीज़न देना है आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रुप फर्स्ट के कैटायन के बढ़ रहे हैं जिससे इनकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी तरह से आप बाइकार्बोनेट के लिए भी देना। क्लियर। अब जरा यहाँ समझो, ये आपके पास कौन है, ये आपके पास हैं ग्रुप 2 के फ्लोराइड।
अब देख ग्रुप 2 के फ्लोराइड जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बस बात ये याद रखनी है कि जो होगा आपका बेरिलियम फ्लोराइड, इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर। इसी तरह से देखो ये ऑक्सिलेट है, जबकि बेरिलियम ऑक्सिलेट की सबसे ज़्यादा होगी। चलिए इसे भी नोट कर लो। चलिए अब हेडिंग डालिए आयनिक चार्ज। अब देखो लैटिस एनर्जी जो होती है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हम क्या जानते हैं, अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो गई तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर। यहाँ देखो Z पॉजिटिव कौन है और Z नेगेटिव कौन है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हैं समझेंगे भाई। ये हमारा है कैल्शियम सल्फेट, ये है कैल्शियम फॉस्फेट और ये है एल्युमिनियम फॉस्फेट। कैल्शियम पर प्लस के 2 चार्ज होता है, सल्फेट पर माइनस के 2 चार्ज होता है, जबकि फॉस्फेट पर माइनस के 3 चार्ज होता है और एल्युमिनियम पर क्या होता है, प्लस के 3 चार्ज होता है। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कैटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कैटायन और एनायन के बीच में ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ पर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी वो सोलिबिलिटी वहाँ की घट जाएगी। तो इसलिए ये वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। अब देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखे हैं। ये आप देख रहे हो, एक है FeOH का होल थ्राइस जिसे हम कहते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, और एक एग्जाम्पल है आपका FeOH का होल ट्वाइस जो कौन है, फेरस हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड है उसकी सोलिबिलिटी फेरिक हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा है। इसके ज़्यादा होने का कारण क्या है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा फैजान रूल लगाना है। कैसे, जरा देखो मैं इसे रफ कर दूँ पहले। देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड में जो Fe है उस पर प्लस के 3 चार्ज होगा और फेरस हाइड्रोक्साइड में Fe पर प्लस के 2 चार्ज होगा। अब देखो OH नेगेटिव दोनों में ही है। तो आप बताओ भाई इस पर चार्ज क्या है, ज़्यादा है कैटायन पर, तो ये कैटायन क्या करेगा, OH नेगेटिव को ज़्यादा पोलराइज करेगा। तो इसीलिए FeOH का होल थ्राइस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे। जब कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे तो सोलिबिलिटी घट जाएगी। अब देखिए इसी तरह से इसका अगला एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है Ag2O की सोलिबिलिटी वाटर में Ag2S से ज़्यादा है। तो इसका रीज़न देखो भाई, देखो Ag पर तो आपके जानते हैं +1 चार्ज होता है, दोनों में Ag है। अब देखो ऑक्सीजन पर क्या होता है, -2 चार्ज होता है और सल्फाइड पर -2 चार्ज। अब देखो नेगेटिव पर भी सेम चार्ज है और कैटायन भी आपका, कैटायन तो आपका सेम ही है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखो कि ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, छोटा है, और जबकि यहाँ पर जो आपका सल्फाइड है इसका साइज़ बड़ा है। जब एनायन का साइज़ बड़ा है तो Ag पॉजिटिव सल्फाइड को ज़्यादा पोलराइज करेगा। तो इस मतलब जब ज़्यादा पोलराइज करेगा तो Ag2S में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे और इसीलिए Ag2S की सोलिबिलिटी Ag2O से कम हो जाएगी। देखिए अब हेडिंग डालेंगे pH ऑफ सॉल्यूशन और लिखेंगे सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड। सही है, वीक एसिड के सोल्ट किसके, फॉस्फेट ऑक्सिलेट आर इनसोल्युबल इन वाटर बट दे आर सोल्युबल इन एसिडिक मीडियम। ये कह रहे हैं जो वीक एसिड के सोल्ट हैं किसके, फॉस्फेट और ऑक्सिलेट के, वो क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं वाटर में। लेकिन जब हम एसिडिक मीडियम बना देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सोल्युबल हो जाते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं इस बात को। देखिए हमने लिया कैल्शियम ऑक्सिलेट इज प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन H2O बट सोल्युबल इन एसिडिक मीडियम। ये कह रहे हैं कि जो कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है वो प्रैक्टिकली तो क्या होता है, इनसोल्युबल होता है जल के अंदर, लेकिन जब आपने क्या करा, एसिडिक मीडियम बना दिया तो वो क्या हो जाएगा, सोल्युबल हो जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। देखिए कैल्शियम ऑक्सिलेट है, आपने मीडियम लगाया एसिडिक, क्या बन गया यहाँ पर क्या बन गया, ये ऑक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया और कैल्शियम आयन आपको प्राप्त हो गए। कुल मिलाकर ये क्या हो जाता है, आप सोल्युबल हो जाता है। चलिए इसे भी नोट कर लो। चलिए अब ये वाली हेडिंग डालो आप, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। इसमें हमने क्या लिखा है, एडिंग ए कॉमन आयन डिक्रीज सोल्युबिलिटी। मतलब ये है कि अगर हमने कॉमन आयन को ऐड कर दिया या सॉल्यूशन के अंदर कॉमन आयन आ गया तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो भाई, कॉमन आयन आ जाने से सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीजेज हो जाती है, मतलब घट जाती है। आइए अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। भाई एग्जाम्पल हमारे पास ये रखा है, हमने कहा आपसे कि NaCl इज ए सोल्युबल इन H2O बट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl
इट्स सोलिबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन Cl नेगेटिव। ये कह रहे हैं कि भाई NaCl जो होता है वो वाटर में सोलिबल होता है, लेकिन जब तुमने उसमें HCl की प्रेजेंस कर दी तो अब क्या हो जाएगी, उसकी सोलिबिलिटी घट जाएगी। क्यों घट गई, क्योंकि उसके अंदर कॉमन आयन आ गया। देखो ये जो नीचे रिएक्शन लिखी है इसे समझो। भैया आपके पास कौन था, NaCl जो था सॉलिड था, आपने इसे पानी के अंदर डिसोल्व करा तो यहाँ से Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस आपको ऑब्टेन हो गए। अब आपने क्या करा, यहाँ पर कॉमन आयन क्या कर दिया, ऐड कर दिया भाई HCl से, आपको क्या ऑब्टेन होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखिए NaCl के अंदर भी क्या है, Cl नेगेटिव है, और आपको HCl से भी क्या ऑब्टेन हो गया, Cl नेगेटिव ऑब्टेन हो गया। तो कुल मिलाकर कॉमन आयन यहाँ पर आ गए, जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैक साइड शिफ्ट हो जाएगा और सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। हेडिंग डाल दीजिए ब्लैक पेन से। अब देखिए इसमें भी दो प्रोसेस आपको याद रखनी है, एक तो होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी ग्रहण की जाती है, जबकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मुक्त होती है। अब देखो इन दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर से क्या होगा, समझो। देखिए इफ एंडोथर्मिक प्रोसेस इज, यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है देन तब सोलिबिलिटी इंक्रीज, सोलिबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी विथ इंक्रीज टेम्परेचर। इन्होंने कहा कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है तो वहां पर सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। क्लियर, और एग्जाम्पल आपके सामने है। इसी तरह से हम देखें नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हमारे पास प्रोसेस है एक्सोथर्मिक तो सोलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो दोनों बातों से समझ में ये आता है कि अगर हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर आपके पास प्रोसेस कौन है, एक्सोथर्मिक है, और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए हेडिंग डाल दीजिए और साथ साथ इनको नोट करते हुए चलिए। फैक्ट्स अबाउट सोलिबिलिटी इन H2O। देखिए ऑल द सोल्ट्स ऑफ अमोनियम आयन एंड अल्कली मेटल्स आर सोल्युबल। क्या कह रहे हैं, देखिए अमोनियम आयन के सभी सोल्ट और अल्कली मेटल्स के सभी सोल्ट जो होते हैं वो H2O में सोल्युबल होते हैं। अल्कली मेटल्स बोले तो ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्लियर, इनके सोल्ट जो होंगे वो H2O में सोल्युबल होंगे। मगर याद रखने वाली बात यह है कि ये जो होते हैं ये सोल्युबल नहीं होते। कैसे पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सिलेट और लिथियम कार्बोनेट। क्लियर, ये जो है इनसोल्युबल हैं। देखिए नंबर 2 है ऑल द नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, परक्लोरेट ClO4 नेगेटिव, एसीटेट CH3 COO नेगेटिव आर सोल्युबल। क्लियर, इनके जो सॉल्ट होंगे वो जो होंगे वाटर में सोल्युबल होंगे। क्लियर, याद रखेंगे नाइट्रेट है, ये परक्लोरेट है, ये कौन है, एसीटेट है। इनके जो सॉल्ट होंगे वाटर में सोल्युबल होंगे। क्लियर, चाहे NaNO3 हो चाहे KNO3 हो, ये जो होंगे वाटर में सोल्युबल होंगे। नंबर 3 है अमोनियम आयन के सल्फाइड, एल्कली मेटल्स के सल्फाइड, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फाइड जो होते हैं वो सोल्युबल होते हैं, और इनके अलावा जो होंगे वो इनसोल्युबल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं Na2S जो है वो सोल्युबल होगा, जबकि PbS जो है वो इनसोल्युबल होगा। क्लियर, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन होते हैं, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स। देखिए 4th है सल्फेट्स SO4 2 नेगेटिव ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सोल्युबल। क्लियर, मगर कुछ हैं जो सोल्युबल नहीं होते। कौन कौन से हैं, देखो ये है Ba डबल पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Pb डबल पॉजिटिव और Sr डबल पॉजिटिव। याद रखने की इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए भारत का पंजाबी सरदार, भारत का पंजाबी सरदार, इस तरह से आपको ये याद रहेगा। क्लियर, तो सभी एलिमेंट्स के जो सल्फेट होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं, इनको छोड़कर। चलिए नोट कर लीजिए इन्हें। देखिए नंबर 5 है अमोनियम आयन के हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का केवल बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो सोल्युबल होते हैं, और बाकी जो होंगे वो इनसोल्युबल होंगे। क्लियर, याद रखेंगे अमोनियम
आयन का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बोले तो OH नेगेटिव को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड, और एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में केवल बेरियम हाइड्रोक्साइड ही जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होगा, और इसके अलावा जो होंगे वो इनसोल्यूबल होंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे। देखिए हैलाइड जो होते हैं वो जनरली सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट सिवाय AgCl के, AgBr के, AgI के और PbI2 के। क्लियर? क्या कहा मैंने ये कहा कि जो हैलाइड्स होते हैं वो जनरली सोल्यूबल होते हैं सिवाय इनके AgCl के सिल्वर क्लोराइड, AgBr के सिल्वर ब्रोमाइड, AgI के सिल्वर आयोडाइड और PbI2 के लेड आयोडाइड के अलावा जितने भी हैलाइड्स होंगे वो सोल्यूबल होंगे। देखिए आप इनके कलर भी याद रख लें, जैसे AgCl का कलर वाइट होगा, AgBr पेल येलो बोले तो हल्का पीला होगा, AgI बोले तो डार्क येलो होगा, और PbI2 जो होता है वो येलो होता है, और इनके यही PPT प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने इस लेक्चर से कितना सीखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ये बताना है कि इनमें से कौन सा सोल्ट जो है इनसोल्यूबल है। यहाँ पर आपके सामने 4 रिएक्शन लिखी हुई हैं और आपको बताना है कि इन रिएक्शन में कौन सा सोल्ट जो है वो इनसोल्यूबल है। चलिए फर्स्ट रिएक्शन करते हैं। आपकी ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें देखिए कौन है इनसोल्यूबल। देखो ये आ गया भारत का पंजाबी सरदार, क्योंकि सभी सोल्ट जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन Ba डबल पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Pb डबल पॉजिटिव और Sr डबल पॉजिटिव, जिसकी ट्रिक बताई थी भारत का पंजाबी सरदार, ये सल्फेट जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। अब देखिए सेकंड रिएक्शन आपके पास ये है, इसे देखिए बेरियम क्लोराइड भी सोल्यूबल होगा, और जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो तो सोल्यूबल होते ही हैं उनके सोल्ट। तो यहाँ पर क्या है आंसर आपका AgCl, यही क्या होगा इनसोल्यूबल होगा। अब देखिए ये आपके पास थर्ड रिएक्शन है, बताइए इसमें कौन होगा इनसोल्यूबल। देखिए अमोनियम के सभी सोल्ट सोल्यूबल होते हैं, ये भी सोल्यूबल होगा तो फिर ये भी सोल्यूबल होगा। क्लियर? जबकि अगर हम बात करें तो लिथियम के फ्लोराइड, लिथियम के फॉस्फेट, लिथियम के ऑक्सीलेट और लिथियम के कार्बोनेट जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। ये फोर्थ रिएक्शन देखिए और बताइए कि इसमें से कौन है इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में केवल बेरियम हाइड्रोक्साइड ही सोल्यूबल होता है, और बाकी इस ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब इनसोल्यूबल होते हैं। तो आपको आंसर मिल ही गया, ये इसी ग्रुप का है, तो ये होगा इसका आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है विच सोल्ट इज़ इनसोल्यूबल। तो हम जानते हैं क्या अमोनियम के सभी सोल्ट सोल्यूबल होते हैं, और AgF सोल्यूबल होता है, और सभी नाइट्रेट सोल्ट सोल्यूबल होते हैं, और ये आ गया आपका BaSO4, यही आपका आंसर होगा, यही इनसोल्यूबल होगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा सोल्ट जो है वो सोल्यूबल है। तो हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं लिथियम फ्लोराइड इनसोल्यूबल है, PbSO4 भी इनसोल्यूबल होता है, और ZnS ये भी क्या होगा इनसोल्यूबल होगा, और आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका D। तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, तो आपसे मिलेंगे हम यूनिट सेकंड में नए टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।